ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम पढ़ने लगे हैं पिट्रोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है टेम्पोरल बोन सारी, ठीक है, जो पिंक में नज़र आ रही है। टेम्पोरल बोन के दो पार्ट्स होते हैं, तीन पार्ट्स होते हैं एक्चुअली में। ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं पिट्रस पार्ट, ठीक है। अब पिट्रस पार्ट की ये होती है एपिक्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पीछे क्या होता है, मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं, ठीक है, टेम्पोरल बोन के पोस्टीरियर पार्ट में। इनका कनेक्शन होता है एयर सेल्स का एपिक्स के साथ। अच्छा, हमने एक पीछे पढ़ा कि जब मिडल ईयर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो वो जाता है मेस्टॉइड सेल्स के पास, ठीक है। मेस्टॉइड एयर सेल्स के थ्रू वो किधर जाएगा, एपिक्स ऑफ द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। तो इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं पिट्रोसाइटिस। पिट्रोसाइटिस क्या होता है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मिडल ईयर एंड मेस्टॉइड टू द पिट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, ठीक है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एज पिट्रोसाइटिस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बता रहा था कि एपिक्स के इन्फेक्शंस क्यों सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आइस पड़ी होंगी आगे। यहाँ पे दो क्रेनियल नर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट पास कर रही होती हैं। क्रेनियल नर्व एक होती है क्रेनियल नर्व 5 और दूसरी होती है हमारे पास क्रेनियल नर्व 6। अच्छा, अब ये दो क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है LR6 से आप लोगों ने एनाटॉमी में याद किया होगा, लेटरल रेक्टस मसल को 6 नर्व जो होती है, एब्ड्यूसेंट नर्व, वो कंट्रोल कर रही होती है। अगर यहाँ पे पस इकट्ठी हुई हुई एपिक्स के पास, तो ये क्या करेगी, इन दो नर्व्स को कंप्रेस कर देगी। और जब इसकी कंप्रेशन होगी, ऑब्वियसली लेटरल रेक्टस मसल की पाल्सी हो जाएगी। साथ में फिफ्थ नर्व कंप्रेस होगी। फिफ्थ नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है, आपको पता है वो सेंसरी सप्लाई देती है फेस के ऊपर। तो आइज़ और उसके अराउंड जितना फेस का पार्ट होगा वहाँ पे बहुत शदीद पेन होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, पेट्रोसाइटिस की क्या है कि क्लिनिकल फीचर्स में आएगा। इसी को हम कहते हैं ग्रेनिंगोज सिंड्रोम, जिसमें ट्राइएड होती है 6 नर्व पाल्सी की, जिसकी वजह से लेटरल रेक्टस मसल पैरालिसिस हो जाएगा। आप देखें, ये अगर सपोजिंगली हमारे पास लेफ़्ट आई है एक पेशेंट की और ये नॉर्मल नज़र आ रहा था, और लेटरल रेक्टस का मसल होता है, काम होता है अबडक्शन करा के रखना, बैलेंस होता है ना बेसिकली मीडियल और लेटरल रेक्टस का। अब लेटरल रेक्टस की जब पाल्सी हो जाएगी, ये तो काम कर नहीं रहा, तो ये हमारे पास किस तरह नज़र आएगी। अब जो प्यूपल हमें नज़र आएगा वो कुछ इस तरह नज़र आएगा, क्योंकि मीडियल रेक्टस का अनअपोज्ड है एक्शन। तो पेशेंट को स्क्विंट होगा, कौन से वाला, इजोट्रोपिया होगा, ठीक है, इनवर्ड डेविएशन ऑफ द आई बॉल हो जाएगी। ओके, तो ये हमने कर लिया। उसके बाद तीसरा इसमें क्लिनिकल साइन में, दूसरा मैंने बता दिया आपको कि क्रेनियल नर्व 5 की कंप्रेशन की वजह से पेन होगी जहाँ जहाँ पे वो सप्लाई कर रही है सेंसरी। उसके बाद क्या होगा, डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर जो कि परसिस्टेंट होता है। ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, कॉर्टिकल या रेडियल या मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी करते हैं। अब हम इसमें एक और काम करना होता है, क्या करते हैं हम कि एपिक्स से, ईयर की एपिक्स जो मेस्टॉइड पार्ट की एपिक्स थी, वहाँ से कोई फिस्टुला बनाते हैं खुद, ताकि क्या कर सकें हम वहाँ से पस को डिस्चार्ज कर सकें, ठीक है। ओके, उसके बाद हम ऑब्वियसली एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी क्यों देंगे, ताकि फिर दोबारा कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो जाए। अब आ जाते हैं फेशियल नर्व के पैरालिसिस के ऊपर। ये इसकी बहुत डिटेल है आगे, वो हम देखेंगे बाद में। अब फेशियल नर्व की पैरालिसिस दोनों कंडीशन में हो सकती है, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में भी हो सकती है और क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में हो सकती है। डिफरेंस ये है कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के अंदर अगर हम एंटीबायोटिक थेरेपी सूटेबल देते हैं आईवी, तो ये फुली रिकवर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वो क्या करता है, कोलेस्टिटोमा बनाता है। आपको पता है कोलेस्टिटोमा क्या होता है, कि ये टेम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, ये आगे मिडल ईयर था, पीछे एक्सटर्नल न्यूट्रीमेटस है। अब स्किन जो होती है वो यहाँ पे उस तरह नहीं होती जैसे इधर प्रेजेंट होती है। अब ये जो होती है स्किन इन एबनॉर्मल पोजीशन, मतलब मिडल ईयर के अंदर अगर ग्रो करगी, तो इसको हम कोलेस्टिटोमा कहते हैं। तो वो होता है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से। अब उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर के अंदर अब क्या बनना शुरू हो जाएगा, ग्रैनुलेशन टिश्यू। अब वो ग्रैनुलेशन टिश्यू क्या करेगा, फेशियल नर्व पास कर रही थी मिडल ईयर से, तो उसकी कर देगा कंप्रेशन, जिसकी वजह से होगा फेशियल नर्व पैरालिसिस। अब इसको ट्रीटमेंट के तौर पे हम देखते भी डिफरेंट अप्रोचेस से हैं। अगर तो वो फेशियल नर्व की जो कैनाल है उसके अंदर फेशियल नर्व बड़ी सेफ होती है, जो मिडल ईयर के अंदर से पास कर रही है। अगर तो इन्फेक्शन जो है ग्रैनुलेशन टिश्यू सिर्फ बोन तक पहुंचा है, तो फिर तो हम क्या कर देते हैं, उस ग्रैनुलेशन टिश्यू को रिमूव कर देते हैं। अगर अब वो फेशियल नर्व की शीथ के अंदर पहुंच गया, यहाँ पे सपोजिंग की शीथ के अंदर पहुंच गया, फिर हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट कट करते हैं और बाकी नर्व को हम क्या करते हैं, बाकी नर्व को हम ठीक करते हैं ताकि वो फंक्शनली ठीक रहे। लेकिन बाज़ ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें हम इसी तरह रहने देते हैं और
उसको हम उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि फेशियल नर्व ऑब्वियसली नर्व है और उसका रिजनरेट करना बहुत मुश्किल है। तो हम इसको इस तरह देखते हैं ट्रीटमेंट के तौर पे। अब आखिरी पार्ट इसमें देख लें, लेब्रिंथाइटिस। लेब्रिंथ क्या होती है, आपको यहाँ पे अगर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है इनर ईयर या इंटरनल ईयर। ये था हमारे पास, ये सारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। उसके बाद ये मिडल ईयर है, मिडल ईयर में आपको नज़र आ रहा है सारी हमारे पास ऑसिकल्स वगैरह पड़ी हैं, और ये हमारे पास है इनर ईयर। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ पे देखा है जूम करके। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या है, कॉक्लिया है, जिसका काम क्या होता है, हेयरिंग करना। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे वेस्टिब्यूल है दरमियान में, ठीक है, ये कॉक्लिया था। और पीछे हमारे पास ये क्या है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स के ऊपर अगर आप देखें तो ये एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर है, आपको नज़र आ रही हुई है। ये इसकी क्या है, बोनी लैब्रिंथ है। क्या है, बोनी लैब्रिंथ है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इस पर्पल कलर के अंदर है, बोनी लैब्रिंथ। और इसी तरह ये जो ब्लू कलर के अंदर आपको नज़र आ रही है, क्या है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। ठीक है, अब ये तो हमें एनाटॉमी समझ आ गई। अब इसकी टाइप्स देखते हैं। लेब्रिंथाइटिस क्या है, ऑब्वियसली लेब्रिंथ की इन्फ्लेमेशन। पहली है सर्कमस्क्राइब्ड, आपको वर्ड का समझ आना चाहिए। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, जो कि लोकलाइज्ड हो, वेल आइडेंटिफाइड हो, उसको हम कहते हैं, पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। अब सर्कमस्क्राइब के अंदर क्या होता है कि बेसिकली वो हम डिटेल में आपको बताता हूँ। ये जो बोनी लैब्रिंथ है उसके अंदर पड़ी हुई है ये मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ की क्या होना शुरू हो जाती है, एरोजन शुरू हो जाती है, थिनिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऑब्वियसली क्या होगा कि जब हमारे पास थोड़ा सा पार्ट इसका ख़राब हो जाएगा शीत का, और ये क्या हो जाएगी, इस तरह एरोड होगी, तो ऑब्वियसली इन्फेक्शन जो होगा या इन्फ्लेमेशन होगी वो अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर। और मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर आपको पड़ा है फ्लूइड पड़ा होता है, तो ये क्या कर जाएगी, फैल जाएगी। तो ये किधर चली जाएगी, सर्कमस्क्राइब से अब ये हो जाएगी डिफ्यूज्ड। अब डिफ्यूज जो होती है वो आगे अगर मज़ीद उसको चेक ना किया जाए तो वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज सपरेटिव। उसके अंदर पस बनना शुरू हो जाती है। पहले वो सीरियस होती है, बाद में सपरेटिव होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं सर्कमस्क्राइब जो फिस्टूला ऑफ लेब्रिंथ। तो फिस्टूला क्यों कह रहे हैं, बेसिकली हमारे पास क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं वो बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और फिस्टूला इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब क्या हो रहा है कि इसकी बोनी पार्ट की इरोजन हो गई। जैसे कि ये देखें, ये बोनी पार्ट की सपोजिंगली मैंने इरोजन कर दी, तो नीचे पड़ी हुई है मेम्ब्रेनस पार्ट। अब मेम्ब्रेनस पार्ट जो होगा, थोड़ा सा भी प्रेशर चेंज होगा बाहर ईयर के अंदर तो ये बहुत हाईली सेंसिटिव हो जाएगी। जब ये सेंसिटिव होगी तो ऑब्वियसली वर्टाइगो होगा, बंदे को चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। सही है, समझ आ रही है बात की। तो पहले हमारे पास है सर्कमस्क्राइब्ड, जिसके अंदर क्या होता है, थिनिंग और एरोजन ऑफ द बोनी पार्ट, बोनी लैब्रिंथ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, हाँ एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट है कि ये हॉरिजेंटल सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर ज़्यादातर होती है, हॉरिजेंटल ये वाली। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, कोई ट्यूमर हो सकता है, या फिर सर्जिकल या फिर ट्रॉमेटिकल कोई इंजरी हो गई है। अब इसके अंदर होगा क्या, जूँ ही पेशेंट का प्रेशर चेंज होगा ईयर के अंदर, जैसे कि मैंने ट्रैगस के ऊपर दबाया, प्रेशर चेंज हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को सेंसिटिव है उसकी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, तो उसको फ़ौरन क्या होना शुरू हो जाएगा, वर्टाइगो होना शुरू हो जाएगा। और साथ में उसका क्या होगा कि वल्साल्वा मनूवर अगर हम उसे परफॉर्म करवा रहे हैं, वल्साल्वा मनूवर का आपको पता होगा, हम नाक बंद करते हैं, उसे कहते हैं कि कान के ज़रिए हवा निकालने की कोशिश करें, तो उसमें भी उसे वर्टाइगो होगा। डायग्नोज हम कैसे करते हैं, फिस्टूला टेस्ट करके। अब फिस्टूला टेस्ट क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप पिक्चर को, ये डॉक्टर साहिबा परफॉर्म कर रही हैं, क्या करते हैं कि हम ट्रेगस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। जब ट्रेगस के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से होगा क्या, अगर यहाँ पे इरोजन हुई हुई है, सपोजिंगली यहाँ पे इरोजन हुई हुई है इस पार्ट की, तो ये नीचे मेम्ब्रेनस पार्ट जो होगा हाईली सेंसिटिव होगा, और उसकी वजह से पेशेंट की क्या होगा, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा चेंज होगा और उसे वर्टाइगो होगा। ये होता है फिस्टूला टेस्ट। ठीक है, दूसरा हमारे पास टेस्ट होता है जिसे हम सीजल स्पेकुलम टेस्ट कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि ये स्पेकुलम डालते हैं और साथ में हमारे पास यहाँ पे ना एक प्रेशर, जिस तरह हम कफ वो इन्फ्लेट करते हैं ना ब्लड प्रेशर वाला, वैसा होता है हमारे पास, जिससे हम प्रेशर इन्फ्लेट करते हैं, चेंज करते हैं यहाँ पे प्रेशर। उसकी वजह से भी फिर क्या होगा, अगर ऊपर हॉरिजेंटल जो हमारे पास लैब्रिंथ है उसके अंदर इरोजन हुई हुई है सपोजिंगली, तो नीचे मेम्ब्रेनस पार्ट जो होगा वो हाईली सेंसिटिव हो जाएगा और पेशेंट को क्या होना शुरू हो जाएगा, वर्टाइगो। ठीक है, तो ये हमारे पास थे सर्कमस्क्राइब के लिए फिस्टूला टेस्ट। अब आ जाते हैं दूसरी दो पार्ट्स के ऊपर, जो कि हैं डिफ्यूज सीरियस लेब्रिंथाइटिस और दूसरी होती है सेपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। अब इनमें पहले डिफरेंस हम एक दफ़ा कर लेते हैं। आपको पता है जब भी हमारे पास
ये इनर ईयर इन्वॉल्व होता है, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, कॉकलिया पड़ा हुआ है। कॉकलिया क्या होता है, हेयरिंग पार्ट होता है हमारे पास, हेयरिंग ऑर्गन होता है, ठीक है। अगर उसका लॉस होगा या उसकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी तो सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा ना, ठीक है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है कान के अंदर, सिर्फ वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सीरियस लेब्रिंथाइटिस के अंदर जो हेयरिंग लॉस होता है वो रिवर्सिबल होता है अगर अर्ली डायग्नोज कर लिया जाए, और सपरेटिव के अंदर परमानेंट हेयर लॉस होता है, हेयरिंग लॉस होता है। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों होता है। वर्टाइगो, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये माइल्ड होती है सीरियस के अंदर, उसके अंदर बहुत स्पेयर होता है। अच्छा, ये हमेशा जो होता है सीरियस लेब्रिंथाइटिस, मैंने आपको पैटर्न बताया कि पहले क्या होता है सर्कमस्क्राइब्ड, फिर होती है सीरियस, और सीरियस को फॉलो करता है सेपरेटिव, ठीक है। डिस्चार्ज किस तरह का होगा सीरियस में, सीरियस टाइप का, इसमें पुरुलेंट टाइप का, इन्फ्लेमेशन भी सीरियस टाइप की होगी, पायोजेनिक टाइप की होगी, और क्विक कंपोनेंट ऑफ निस्टिग्मस। अब ये समझना ज़रूरी है, क्विक कंपोनेंट का क्या मतलब होता है। जब भी किसी पेशेंट के अंदर सपोजिंगली ये दो आईज़ हैं इसकी, और इसके अंदर निस्टिग्मस होता है, निस्टिग्मस क्या होता है, ये मूवमेंट होती है ना आई की, ठीक है, टू एंड फ्रॉम मूवमेंट होती है। तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका क्विक कंपोनेंट होता है। क्विक कंपोनेंट का मतलब होता है कि एक साइड पे बहुत तेज़ होती है मूवमेंट और वापसी भी उसकी मूवमेंट स्लो होगी, या फिर इधर तेज़ होगी इधर स्लो होगी। तो जो क्विक कंपोनेंट होता है एक स्लो कंपोनेंट होता है। तो सीरियस लेब्रिंथाइटिस के अंदर जो क्विक कंपोनेंट होता है वो टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर होता है, ठीक है। क्विक कंपोनेंट सपोजिंगली अगर ये लेफ्ट ईयर है, तो अगर लेफ्ट ईयर इन्फेक्टेड है, लेफ्ट ईयर के अंदर प्रॉब्लम है, तो जो क्विक कंपोनेंट निस्टिग्मस हम आई के अंदर नोटिस करेंगे वो भी इसी तरफ होगा। जबकि जो सेपरेटिव टाइप होती है उसके अंदर क्विक कंपोनेंट जो होगा वो ऑपोजिट साइड पे होगा। मतलब सपोजिंगली ये राइट ईयर है, और राइट ईयर अगर इन्फेक्टेड है, राइट ईयर के अंदर प्रॉब्लम है, राइट ईयर के अंदर सेपरेटिव लेब्रिंथाइटिस है, तो इसका जो निस्टिग्मस इंड्यूस होगा उसका जो क्विक कंपोनेंट होगा वो ऑपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। वो ईयर की तरफ नहीं होगा, वो नेजल की तरफ होगा, मतलब टेम्पोरल साइड पे नहीं बल्कि नेजल साइड पे होगा, ठीक है। तो आई होप सो इसकी समझ आ गई हो आपको। अब आते हैं डिफ्यूज सीरियस लेब्रिंथाइटिस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या है कि अब इरोजन हो गई थी, मैंने आपको बताया बोनी पार्ट की, वो मेम्ब्रेनस के अंदर आ गया, मेम्ब्रेनस के अंदर फ्लूइड है तो ये अब डिफ्यूज़ हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्री एग्जिस्टेंस सर्कमस्क्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस को फॉलो करता है, ठीक है। ये क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया के साथ हो तो इसके साथ भी फॉलो करता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि दो तरह के हो सकते हैं, स्वेयर केसेस हो सकते हैं, माइल्ड केसेस हो सकते हैं। वर्टाइगो और नॉजिया होता है, इसमें वर्टाइगो और नॉजिया होता है, साथ में निस्टिग्मस होता है स्वेयर केस के अंदर। लेकिन ये बात याद रखनी है कि स्वेयर केस इवन लेस स्वेयर है सेपरेटिव के मुकाबले में, ठीक है। सर्कमस्क्राइब्ड से ज़्यादा स्वेयर है लेकिन सेपरेटिव से कम है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, सब अगर इसको चेक नहीं किया जाएगा तो ये आप किसकी तरफ चला जाएगा, सेपरेटिव ओटाइटिस, सेपरेटिव लेब्रिंथाइटिस की तरफ, ठीक है। जैसे मैंने आपको पैटर्न पहले बताया सेम उसी तरह ही है। ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम लोग, मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं या सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या होता है कि पेशेंट को हम सबसे पहले बेड पर लेटाते हैं, उसके हेड को बिल्कुल इमोबलाइज कर देते हैं ताकि कोई मूवमेंट ना हो, और जिस साइड का ईयर इन्फेक्टेड है उसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम क्या देते हैं, एंटीबैक्टीरियल थेरेपी शुरू करते हैं, साथ में ही हम लेब्रिंथाइन सेडेटिव्स। अब लेब्रिंथ का काम क्या होता है, हमारे पास बैलेंस मेंटेन करना है। अब बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा तो पेशेंट को क्या हो रहा है, वेस्टिबुलर जो कंपोनेंट है वो एक्टिव है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, वर्टाइगो हो रहा है, निस्टिग्मस हो रहा है, साथ में नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, क्योंकि साथ में ही हमारे पास होता है वेस्टिब्यूल वो कीमोथेरेप्यूटिक या फिर वो वॉमिटिंग ट्रिगर जोन होता है, ठीक है, वॉमिटिंग ट्रिगर जोन ब्रेन के अंदर, तो वो इंड्यूस हो जाता है जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। तो हम क्या करते हैं, प्रोक्लोरप्राजीन जो कि D2 एंटागनिस्ट है, हम फार्मा में पढ़ के आए हैं, या डाइमिथाइलहाइड्रोनेट जो कि H2 ब्लॉकर है। ये दोनों क्या होते हैं, ये बेसिकली जो हमारे पास वॉमिटिंग ट्रिगर जोन है तो उसके अंदर ये दोनों होते हैं, हमारे पास H2 रिसेप्टर्स भी होते हैं और D2 रिसेप्टर्स भी होते हैं। तो ये हम इनको ब्लॉक कर देते हैं ताकि हमें क्या हो, वर्टाइगो, निस्टिग्मस और वॉमिटिंग वगैरह ना हो, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या होता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अगर बल्ज कर रही है तो हम उसकी मैरिंगोटमी कर देंगे, ऊपर एक्सप्लेन करती है। कॉर्टिकल मेस्टोइडेक्टमी करते हैं एक्यूट मेस्टोइडाइटिस के साथ हो अगर ये लेब्रिंथाइटिस, और मॉडिफाइड रेडिकल मेस्टोइडेक्टमी करते हैं अगर क्रोनिक इन्फेक्शंस हों ईयर के। अब आखिरी पार्ट है इसमें हमारे पास डिफ्यूज सेपरेटिव लेब्रिंथाइटिस। मैंने आपको बता दिया कि ये किसको फॉलो करता है, पहले सबसे होता है सर्कमस्क्राइब्ड, उसके बाद होती है अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो सीरियस के बाद क्या होता है, सेपरेटिव। अब सेपरेटिव के अंदर क्या होता है, पायोजेनिक इन्फेक्शन होता है, मीन पस प्रोड्यूस हो रही होती है लेब्रिंथ के अंदर, और इसके अंदर परमानेंट लॉस होता है कॉक्लियर फंक्शन का भी और वेस्टिबुलर फंक्शन का भी। कॉक्लियर फंक्शन जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगी, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा इसके अंदर परमानेंट,
ठीक है, वो ऑलरेडी बता दिया इसके अंदर। और क्लिनिकल फीचर्स के क्या होंगे, बहुत स्वेयर किस्म की वर्टाइगो, नोजिया, वॉमिटिंग होगी। लेकिन जो वो वर्टाइगो होता है वो 3 से 6 हफ्ते बाद खुद ब खुद ठीक हो जाता है, अडॉप्टेशन हो जाती है पेशेंट के अंदर। निस्टिगमस होता है, लेकिन उसका क्विक कंपोनेंट किधर होता है, हेल्दी साइड की तरफ। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप ऊपर वो वाला टेबल कर लें तो ये दोनों आपके हो जाएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, हम लोग मेस्ट्राइड की एक्सप्लोरेशन करेंगे, उसके अंदर देखेंगे क्योंकि इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे और ड्रेन करेंगे लैब्रिंथ को। लेकिन सिर्फ कुछ कंडीशंस में तभी ड्रेन करेंगे अगर वो वाला इन्फेक्शन लैब्रिंथ से हमारे पास क्रेनियम की तरफ जा रहा है और इंट्राक्रेनियल कोई कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस वगैरह हो रही है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग लैब्रिंथ की ड्रेनेज करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप तो आपको समझ आया हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।